Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So, exercise number 4.4 in the new book, and in the previous book it was 4.5. वो करीब करीब खत्म होने की कगार पर है। कुछ एक क्वेश्चंस बचते हैं ना। एक्सरसाइज 4.4 इन द न्यू बुक। जो क्वेश्चंस बचते हैं वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले 14 क्वेश्चन बचता है, एंड देन फिर दो एमसीक्यूज बचते हैं। तो 14 क्वेश्चन को देखते हैं। इंटायरली डिफरेंट पैटर्न नहीं है। बाकी 15 हमने कल कर लिया खत्म। 16 होमवर्क था, होमवर्क हो गया अच्छे से, और प्रूव भी हो गया, ये इक्वेशन भी प्रूव हो गई, एंड देन फिर ए इनवर्स भी निकल गया, आंसर भी मैच हो गया, सब कुछ हो गया। ओके फाइन। हाँ, एक चीज और बेटा, कि ऊपर वाले क्वेश्चन में जब अपन ए इनवर्स निकाल रहे हैं, जितने भी है ये 10 11 जितने भी निकाल रहे हैं, तो उसमें एक चीज लिखना भूल गए हम। जैसे हम किसी का भी ए इनवर्स निकालें, जैसे इसका फिफ्थ का ही निकाल रहे हैं, तो फिफ्थ का ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं? क्या? माइनस ए, माइनस को फैक्टर्स, उससे भी पहले काम करते हैं डिटर्मिनेंट ए। सबसे पहले क्या काम करते हैं? डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए क्या आया? 3 2 जा 6 माइनस माइनस 8, दैट मीन्स 6 + 8 14। उसके बाद अपन निकालना शुरू करते हैं। तो अपने को एक लाइन सब में यहाँ पे लिखनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आने के बाद सबसे पहले अपन लिखेंगे कि यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आया है। क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तो इंप्लाय करेगा कि मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स ए इज, और हमने सीखा है कि जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी तब ही वो इन्वर्टिबल होगी। तब ही वो इन्वर्टिबल, ठीक है, सीखे थे ना दो थ्योरम्स। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए इन्वर्टिबल होगी, ए इन्वर्टिबल है तो ए नॉन सिंगुलर होगी। सीखे थे दोनों थ्योरम्स के प्रूफ। सो मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये सारी लाइंस अपने को हर एक क्वेश्चन में लिखनी है। उसके बाद इनवर्स निकालने का प्रोसेस शुरू करना है, और एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। इन केस मान लो किसी का डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो यहीं पे प्रोसेस स्टॉप हो गया, उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके लिए हम क्या लिखेंगे? ए सिंगुलर, मैट्रिक्स ए इज नॉट इन्वर्टिबल एंड ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। खत्म कहानी। तो सब में लिखना ही है, ठीक है। ओके, चलते हैं हम अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो एक 2 बाय 2 की मैट्रिक्स गिवन है बेटा, और अपने को दो ए और बी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट समझते हो? हैं तो वो कॉन्स्टेंट्स, लेकिन अभी वेरिएबल की तरह दिख रहे हैं। है तो वो कांस्टेंट्स, पर ये बदल नहीं सकते। इनकी एक फिक्स वैल्यू है, इसकी भी एक फिक्स वैल्यू है। ऐसे कांस्टेंट्स को बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो कांस्टेंट वेरिएबल की शक्ल में दिखाई दे। सो ये ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पता लगाओ ऐसे ए और बी कौन से होंगे। समझ आया? सो हम क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर चाहिए आपको, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, एंड देन फिर इस इक्वेशन में ए स्क्वायर की वैल्यू, ए इंटू ए की वैल्यू, बी इंटू आई की वैल्यू और नल मैट्रिक्स की वैल्यू पुटअप कर देंगे। फिर इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे 1 to 1। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या कहती है कि एलिमेंट टू एलिमेंट उसको कंपेयर करो, वहां से इक्वेशंस बनेंगी ए और बी में, वहां से ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करें। सो वेरी फालतू क्वेश्चन है मेरी नजर में। मतलब ये डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में क्या कर रहा है वो समझ में नहीं आया ना। ये तो मैट्रिक्स वाले चैप्टर से ही ऐसे क्वेश्चन अपन करके आए थे। एनीवेज, ए गिवन है तो लेट्स फाइंड ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, 3 2 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 1 1, करो खत्म। करो ए स्क्वायर। 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 यानी 11, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 8, देन 3 1 जा 3, 1 1 जा 1 4, देन 2 1 जा 2, 1 1 जा 3 3। हो गया स्क्वायर। इसको एलएचएस में पुटअप कर देता हूँ, ठीक है ना, या इक्वेशन लिख देता हूँ। गिवन इक्वेशन क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए, यहाँ लिखो, ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स यानी कि ओ। ठीक है, एक काम कर सकते हैं जैसा अपन हमेशा करते हैं, कि जो नल मैट्रिक्स है, या फिर कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, नल मैट ये जो आइडेंटिटी वाली मैट्रिक्स है उसको उधर ले जाओ, मैं तो ये कह रहा था। ठीक है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको लेके तो जाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाने के लिए अपन कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड में लेके जाते हैं, तभी तो ए बी में कुछ इक्वेशंस बनेगी। तो अभी ले जाओ, ये थोड़ी देर के बाद ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी ले जाए तो हम क्या कर देते हैं, पहले तो ए स्क्वायर की वैल्यू लिख देता हूँ मैं। क्या है ए स्क्वायर? 11 8 4 3, देन प्लस ए इंटू कैप, जो गिवन मैट्रिक्स है ए वो क्या है? 3 2 1 1, फाइन। ठीक है, और ये बी आई उधर जाके माइनस बी आई हो जाएगा,
ना, तो माइनस बी इंटू आई क्या होगा, 1001। ठीक है, आगे फर्दर सॉल्व करो तो नो ऐड कर लो, तो 3a हो जाएगा ये, तो 11 + 3a पहला एलिमेंट बोलो, 11 + 3a। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 8 + 2a। तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4 सिंगल है, एंड देन लास्ट एलिमेंट विल बी 3 सिंगल है। ठीक है, इधर राइट साइड में क्या होगा, -b 0 0 -b, एक स्केलर मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब आप क्या करोगे, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ इसके आगे एलएचएस आरएचएस सॉल्व हो नहीं सकती अलग अलग, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर करेंगे और वहां से ए और बी की वैल्यूज निकालेंगे, इतना सा काम करना है, कर सकते हैं। सो यहाँ से कंपेयर करके हमको क्या मिला, यहाँ लिख देते हैं, इम्प्लाइज पहला एलिमेंट कंपेयर किया तो 11 + 3a की वैल्यू -b। ठीक है, दूसरा एलिमेंट कंपेयर किया तो 8 + 2a की वैल्यू 0, और यहाँ से a क्लियर हो जाएगा, इस इक्वेशन से a क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, और उसके बाद आ जाओ 4 + a, यहाँ से भी a क्लियर हो सकता है। अब दोनों से चेक करना है कि सेम ही a आना चाहिए, 4 + a की वैल्यू 0, यहाँ से भी a क्लियर हो सकता है, यहाँ से दोनों से निकालेंगे और सेम a आना चाहिए। और लास्ट में आ जाओ 3 + a की वैल्यू -b। ठीक है, इक्वेशन 1 2 3 4। सो लेट्स से यहाँ से मैं इक्वेशन 2 से मैं, ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, ये हो गई मेरी इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड 4। सो इक्वेशन 2 और 3 से पहले तो ए निकाल लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इंप्लाई करते हैं अपन, ए की वैल्यू -8/2, दैट मीन्स -4। यहाँ से भी ए की वैल्यू -4, तो ए की वैल्यू -4 मैच कर गई फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। अब ए की वैल्यू -4 चाहो तो फर्स्ट में नहीं, चाहो नहीं, दोनों में पुटअप करना है और चेक करना है बी की वैल्यू भी सेम आती है कि नहीं आती दोनों से। सो यहाँ पे इक्वेशन 4 में पहले पुटअप कर देता हूँ। सो ए की वैल्यू -4 पुटअप करूंगा तो 3 + a की वैल्यू -4 इक्वल टू -b। सो 3 + -4 इज -1 इक्वल टू -b। सो बी की वैल्यू 1। अब बी की वैल्यू 1 आई यहाँ से, और यहाँ पर भी पुटअप करो, तो इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 11 + 3, ए की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, -4 गिव्स मी -b। सो इट इज लाइक 11 - 3 4 12 इक्वल टू -b, -1 इक्वल टू -b, b इक्वल टू 1। ठीक है, हेंस द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर क्लियर है ना, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर। चेक कर लो आंसर, ए की वैल्यू क्या निकली, -4, एंड बी की वैल्यू क्या निकली, +1 रिस्पेक्टिवली। डन। ठीक है, तो क्यों क्या कर रहा है ये डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में अभी तक समझ नहीं आया, ना तो डिटरमिनेंट निकाल पाए हम इसका, ना कोई एडजॉइंट का काम है, तो पूरा प्योर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ना। ओके, चलते हैं लास्ट के कुछ एमसीक्यूज पे। क्लिक कर दें, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 देखते हैं। 17 तो क्वाइट इजी है, 18th में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और 18th जो है इंपॉर्टेंट भी, वैसे तो 17 18 दोनों इंपॉर्टेंट। देखो, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर, दोनों इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसको भी और उसको भी, है ना। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। देखो, सबसे पहले तो ए को नॉन सिंगुलर कह दिया बेटा, ए को नॉन सिंगुलर कह दिया, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, वहां से क्या क्लियर हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, पहली चीज। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स होगी उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा है हमने, तो क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का उतना गुना होता है n-1 गुना होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्या होता है, n, तो ऑर्डर अगर 3 है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 - 1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी याद रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला, कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर पता हो और आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना हो, तो जो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है उसका पावर हो जाएगी n-1 टाइम्स। ओके, ठीक है, चलो अब आते हैं 18th वन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। अब क्या कह रहा है, ए एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, क्या कह रहा है, ए एक इन्वर्टिबल, तो ए इन्वर्टिबल है, यहां से क्या क्लियर हुआ कि ए नॉन सिंगुलर है। ए इन्वर्टिबल है यानी कि ए नॉन सिंगुलर है, और ए नॉन सिंगुलर है, दैट मीन्स अगेन डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ऑर्डर 2 दे रखा है, तो देखो क्या कह रहा है, ए इनवर्स मैट्रिक्स निकालो आप और उसका भी डिटरमिनेंट निकालो।
अभी जैसे अपन ऊपर के कुछ क्वेश्चंस में ए इनवर्स निकाल के स्टॉप कर रहे हैं ना, ए इनवर्स निकल गया सर यही फाइनल आंसर। अभी क्या कह रहा है, उसका भी क्या निकालो, डिटरमिनेंट। तो या तो कोई भी ऊपर से ए मैट्रिक्स पकड़ लो, 2x2 ऑर्डर कह रहा है, 2x2 की पकड़ लो और ये काम करना शुरू करो। और नहीं तो क्या करो, आप डमी एलिमेंट्स मान लो, ए बी सी डी, 4 एलिमेंट्स चाहिए आपको। सो मैं लेट से ए मैट्रिक्स को मान लेता हूँ 2x2 की मैट्रिक्स ए बी सी, लाइक दिस। ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने का प्रोसेस स्टार्ट कर दे। ये खुद कह रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो यानी कि ए इनवर्स निकल सकता है। ठीक है, ए इनवर्स निकल सकता है तो क्या निकालते हैं, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए। बोलो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ए इंटू डी, ए डी माइनस बी, ए डी माइनस बी सी, ये हो गया मेरा डिटरमिनेंट ऑफ। अब क्या निकालते हैं मैट्रिक्स इनवर्स के लिए, आगे का क्या क्या, हाँ इन शॉर्ट एडजॉइंट ऑफ ए। देखो माइनस एंड कोफैक्टर्स तो 3/3 में निकालेंगे, 2/2 में तो सीधे ही हमारे पास एडजॉइंट निकालने की ट्रिक है ना। तो आपको माइंड में ये होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसके लिए क्या करना है फिर वो अलग बात है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। सो 2/2 का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बड़ा ही आसान है। इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड नेगेटिव द नॉन डायगोनल, एनसीएसटी इसका कोई ट्रांसपोज नहीं करेगा। ठीक है, ये मेरा फाइनल एडजॉइंट ऑफ ए है। डन। अब ए इनवर्स निकाल सकते हैं हम, तो ए इनवर्स निकाल रहा हूं मैं। ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या निकाला आपने, ए डी माइनस बी सी, और एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ लिख देते हैं डी माइनस बी माइनस सी ए। कोई डाउट नहीं। तो ये फाइनली मेरा ए इनवर्स है या नहीं बताओ, ये फाइनली मेरा ए इनवर्स है या नहीं है ना। लेकिन यहीं पे स्टॉप नहीं होना है, अब इस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकालना है। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने का प्रोसेस वही होगा। तो उसके लिए आपको इस कांस्टेंट को, इस स्केलर कांस्टेंट को अंदर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करवा दें, दिस इंटू डी, दिस इंटू माइनस बी, दिस इंटू। तो इसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बना देता हूं मैं। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। आगे बोलो, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। आगे बोलो, माइनस सी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। एंड फाइनल एलिमेंट विल बी ए डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। ये फाइनली मेरे पास ए इनवर्स आ गया। अब डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं सेम उसी तरीके से, ए इनवर्स का भी डिटरमिनेंट निकालें। तो ऊपर वाले स्क्रीन पे आ जाओ, ऊपर वाले स्पेस में आ जाओ, ए इनवर्स का भी डिटरमिनेंट। ये काम हम पहली बार कर रहे हैं, इसलिए इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ए इनवर्स निकालने के बाद उसका डिटरमिनेंट निकालने का काम हम पहली बार ही कर रहे हैं। सो ए इनवर्स का भी डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं हम। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स का भी भार, ए इनवर्स का भी डिटरमिनेंट निकाल, ऐसे भी डिनोट करा सकते हैं। सो इसका भी हम डिटरमिनेंट निकाल। सो निकालो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे ही करोगे। सो क्या हो जाएगा, डी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, राइट, माइनस माइनस दिस इंटू दिस, सो दिस इंटू दिस करूंगा। सो माइनस सी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। आगे बोलो, माइनस माइनस बी डिवाइडेड बाय, नहीं माइनस क्यों, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ से यहाँ, तो माइनस बी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। ये मेरा फाइनल आंसर है। इसको सॉल्व करने हो जाएगा काम। चलो जी, तो डी इंटू ए डी होल डिवाइडेड बाय का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई हो रहा है, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, माइनस माइनस सी इंटू माइनस बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय अगेन ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। एलसीएम आ जाएगा, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा, ए डी माइनस बी सी, नीचे क्या है, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। इससे एक पावर कट जाएगी तो क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। अरे ए डी माइनस बी सी तो डिटरमिनेंट ऑफ ए था। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे ए मैट्रिक्स को मैंने स्पेसिफिक मैट्रिक्स थोड़े ना ली है, कोई भी मैट्रिक्स ले ली, ABCD। तो उसके लिए ये आंसर आ रहा है, यानी कि ये अब आगे के लिए रूल बन गया। सो नोट डाल के लिखो कहीं पर भी, लेकिन वहां पे ए जो है ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर 2 की होनी चाहिए। ऑर्डर 3 के लिए तो बहुत तगड़ा काम होगा, और उसमें क्या आंसर आएगा उसका कोई डायरेक्ट रूल नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप क्या एक नोट डाल के लिखोगे, ये पूरा की पूरी ऐसे कैसे नोट डाल के लिख लो, इफ ए is an invertible matrix of order 2, then determinant of A, ऐसे लिखो। देखो यहां तक तो ऐसे लिख लो,
देन इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, नोट डाल के लिखो, देन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ। ठीक है, अब कोई बच्चा तो ये भी करे सर ये तो मैं पहले ही जानता था, देखो -1 पावर आ रही है ना, तो नीचे तो आएगा ही आएगा। बट ये उस लॉजिक से नीचे नहीं आया है कि 5 की पावर -1 1/5 होता है, उस लॉजिक से नीचे नहीं आया, ये कुछ सॉल्व करने के बाद नीचे आया। और ऐसा केवल और केवल कब एप्लीकेबल है, ऑर्डर 2 के लिए। ठीक है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ये है, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 में। तो यहाँ लगे आपने पहले लिखा हुआ है, लेकिन मैं साथ के साथ फिर भी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि दोनों एक साथ पढ़ो ना, तो कंफ्यूजन ना हो और एक साथ याद हो जाए। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है और ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। डन। ओवर एक्सरसाइज, चले टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। क्या है नेक्स्ट पार्ट बताओ? एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड, डालो फ्रेश हेडिंग, एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। हो गया नोट डाउन? अच्छा, घर जाके करोगे क्या? अच्छा, बाद में घर जाके करोगे, ठीक है। सो एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। तो कोई भी टॉपिक पढ़े अगर उसको रियल लाइफ में नहीं अप्लाई किया तो टॉपिक पढ़ने का कोई फायदा है क्या? ना। सो डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का कई जगह रियल लाइफ सिचुएशंस में हमारा एप्लीकेशंस है। इसका कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाने में भी काफ़ी यूजफुल है ये दोनों टॉपिक। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उसमें एक सिंपल कमांड देना होता है, कुछ नंबर्स का ग्रुप देके तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में या डिटर्मिनेंट फॉर्म में दे दिया जाता है। बट वो हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले। हम यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एआई में भी एप्लीकेशन है, एआई समझते हो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, उसमें भी इसका काफी सारा यूज एप्लीकेशन है। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, देखो हमको केवल एक ही एप्लीकेशन दिया हुआ है बुक में, सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स। देखा, हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। समझे क्या? बोलो अनुष्का, क्या सदमे में आ गए? ठीक है, 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन इसका प्रयोग करेंगे। अब पहले तो बात करते हैं कि 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशंस कैसी शक्ल में दिखाई देती हैं, तो थोड़ा सा क्लास 10th का रिवाइज कराते हैं। 2 वेरिएबल की इक्वेशंस कैसी होती हैं, लाइक दिस, जैसे 2x + 3y = 10 ले लो, या 7x - y = 16 ले लो। सो ये तो 2 वेरिएबल्स की इक्वेशंस हैं। अब 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन अभी तक आपके सामने नहीं आई है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो कि कुछ ऐसी होंगी। जैसे इसी में एक वेरिएबल z बढ़ा दूं मैं, 7x + 2y - 3z = 7। एक ही हो गई। दूसरी बनाओ तो 8x - 10y + 5z = 14, ये दूसरी बन गई। ठीक है, तो शक्ल तो समझ में आ गई। ये तो है 2 वेरिएबल x एंड y वेरिएबल, और ये है 3 वेरिएबल x y एंड z वेरिएबल। ठीक है, ये चीज आपके सामने पहले कभी आई नहीं है, बट इस साल आ जाएगी 3D वाला चैप्टर में। ठीक है ना, तो थोड़ी सी आपको हल्का सा हिंट मिल गया भाई ये कैसे दिखाई देती है ना। ओके, वन मोर थिंग, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स जो है, वो किसका ग्राफिकल नहीं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये अपन क्लास 10th में सीख के आए हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, तो वैसे तो ये ज्योमेट्री का सेक्शन है भाई, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये इक्वेशन किसकी, ये सारा पार्ट हम 3D में पढ़ने वाले हैं। बट अब आ गया है तो देख लेते हैं। तो ये जो 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशंस है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोई बता सकता है क्या होता है? वो तो इंटरसेक्ट तो स्ट्रेट लाइन का इधर भी हो जाएगा, जैसे 2 इक्वेशंस हैं, इधर 2 इक्वेशंस है ना, तो 2 लाइंस बनेंगी। 2 लाइंस बनेंगी तो इंटरसेक्शन तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या होएगी, क्या ना बेटा देखो, पैरेलल लाइंस हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, कुछ भी हो, ये सारा तो 2 वेरिएबल का ही सिस्टम था ना। ये एक बात बताओ, लास्ट ईयर तक पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस ये सब आते थे नहीं आते थे? तो कल लास्ट ईयर तक अपन ने 3 वेरिएबल थोड़ा ना सीखा था, तो 2 वेरिएबल में आ गया ना वो तो सब कुछ। तो 3 वेरिएबल में कुछ नया है।
तो देखो, आपको याद रखने के लिए एक चीज बताता हूँ। देखो बेटा, आपको शायद मैंने 9th 10th में सिखाया होगा कि 0 डायमेंशनल फिगर होता है पॉइंट, जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। 1 डायमेंशनल फिगर होता है लाइन, नहीं, हाँ सही है, 1 डायमेंशनल फिगर होता है लाइन जिसमें एक ही डायमेंशन है, लंबाई। 2 डायमेंशनल फिगर क्या होता है? प्लेन, जिसमें 2 डायमेंशन है, लंबाई और चौड़ाई। प्लेन फिगर्स लाइक ट्राइंगल, लाइक रेक्टेंगल, ये सारे 2 डायमेंशनल। एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स होता है हमारा स्पेस, और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब सुनो इधर स्क्रीन पे देखो। जब अपन 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर काम करते हैं, है ना, जब अपन 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर काम करते हैं, लाइक 2 वेरिएबल में काम करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन ऊपर वाला डायमेंशन आता है, यानी स्ट्रेट लाइन आती है, आई थी लास्ट ईयर। अब अपन 3 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अपन 3 डायमेंशनल स्पेस में काम कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन ऊपर वाला डायमेंशन यानी कि प्लेन आएगा। यानी कि ये जो इक्वेशंस हैं, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। एक प्लेन की भी इक्वेशन होती है। देखो, लास्ट ईयर तक तो अपन अपने लिए दुनिया ही प्लेन थी, प्लेन से बाहर आए नहीं। समझ आया? जैसे सपोज करो हम पृथ्वी पे रहते हैं, तो हमारी दुनिया ही पृथ्वी है, हमको क्या पता इसके बाहर भी दुनिया है। लेकिन जब अपन उस स्पेस में गए, तो ऊपर से जाके अपन ने देखा, यार ये तो बहुत सारी पृथ्वियां हैं। तो कल तक अपन प्लेन पे थे, कल तक अपन प्लेन पे थे, तो हमारी दुनिया सारी प्लेन थी। उसके अंदर लाइंस होती थी, पॉइंट्स होते थे, फिगर्स होते, सब उसमें होता था। लेकिन जैसे प्लेन से बाहर स्पेस में आया, तो मैंने कहा ये तो प्लेन्स भी बहुत सारे हैं, ये दीवार भी एक प्लेन, ये दीवार भी एक प्लेन, ये दीवार भी एक प्लेन। इनफाइनाइट स्पेस में बहुत सारे प्लेन्स हैं, जो इनविजिबल प्लेन्स भी, जो दिख नहीं रहे हैं। समझ गए ना? तो यानी कि उस प्लेन की भी इक्वेशन होगी, होगी ना? अगर है तो होगी। तो 3 वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स होती है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक प्लेन। क्या होता है? एक प्लेन। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? ओके, ये 3D की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गई। अब सीधा आते हैं टॉपिक पे कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स को सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे स्क्रीन पे देख के ये बताओ, ये एक ग्रुप ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, या जिसको इस चैप्टर में नाम दिया गया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या? सिस्टम। तो ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, और ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, जिनको हमको सॉल्व करना है। आप सबसे पहले मुझे बताओ, दोनों में से सॉल्वेबल कौन है? कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसको सॉल्व किया जा सकता है? फर्स्ट वाला। कारण सेकंड को क्यों नहीं किया जा सकता? जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस, 10th में सीखा था। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन है, तो ये तो सॉल्वेबल है। अभी इस पोजीशन पे सॉल्वेबल नहीं है। हाँ सर, एक इक्वेशन और दे दो, जैसे कि 3 वेरिएबल में ही दे दो, उसी वेरिएबल में एक्स वाई जेड में ही, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे 2x - y - z = 10। अब ये 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन हो गई। अब ये भी सॉल्वेबल है और ये भी सॉल्वेबल है। तो यहाँ से एक हिंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 वेरिएबल में सॉल्व कराएगा तो 2 इक्वेशंस देगा, और 3 वेरिएबल में सॉल्व कराएगा तो 3 इक्वेशंस देगा। अगर कुछ कम ज्यादा है, जैसे मान लो 2 वेरिएबल में दो नहीं है, एक ही है, तो कह देना नॉट सॉल्वेबल। और 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन नहीं है, दो ही वेरिएबल, 2 इक्वेशन या एक इक्वेशन है, तो कह देना इधर भी नॉट सॉल्वेबल। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? ओके, आगे बढ़े हम। सुनो आप ध्यान से। जब अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्या कहा मैंने? कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब वो कैसे चेक करें? तो हमने क्लास 10th में सीखा था कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो 3 टाइप के सॉल्यूशंस आते हैं, यूनिक, नो सॉल्यूशन, एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। याद है? ये भूलभाल गए? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन याद आ गया? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसमें से इनफाइनाइटली यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये दोनों तो पार्ट एंड पार्सल हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस के, और नो सॉल्यूशन पार्ट एंड पार्सल है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का। समझ आया? ठीक है, तो 2 तरह के क्वेश्चंस हैं अगली एक्सरसाइज में। पहला क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी चेक करो। तो आपको जस्ट चेक करना है कि 3 में से कौन सा है, और 3 में से कौन सा है, उसके बेसिस पे इन 2 में से कौन सा है। भाई आप ये चेक कर लो, यूनिक है, नो है, या इनफाइनाइटली, ये चेक हो जाएगा ना। उसके बाद आप डिसाइड कर लोगे कि सर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। बस आपको इतना आंसर दे देना है कि द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, दैट्स इट, खत्म कहानी। ये एक टाइप का क्वेश्चन है अगली एक्सरसाइज में। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है पता है? अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसको सॉल्व करो, अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसको सॉल्व, क्योंकि नो सॉल्यूशन है तो फिर सॉल्व क्या करूं, है ही नहीं सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट है तो सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो कंसिस्टेंट भी 2 तरह के हैं, एक तो यूनिक और एक इनफाइनाइटली मैनी। अब इनफाइनाइटली मैनी में तो फिर कुछ भी सॉल्यूशंस रख लो।
तो कुल मिला के अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो ही हमको सॉल्व करने के लिए देगा, नहीं तो सॉल्व करने के लिए नहीं देगा। ठीक है, तो एक चीज है कंसिस्टेंसी चेक करना, एक चीज है सॉल्यूशन निकालना। कंसिस्टेंसी चेक करना इन तीन बेसिस पे चेक करेंगे, सॉल्यूशन निकालना पहले चेक करेंगे यूनिक है या नहीं। तो सॉल्व करने के लिए भी कंसिस्टेंसी तो चेक करनी है, क्योंकि ये चेक करना है कि वो यूनिक है या नहीं है। अगर वो यूनिक है तो ही आई विल सॉल्व इट, अगर वो यूनिक नहीं है तो उसके आगे आपको कुछ नहीं करना, ना तो इनफाइनाइट लिमिटिंग सॉल्यूशन में आपको सॉल्व करना है, ना ही नो सॉल्यूशन में सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यूनिक है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, तो यूनिक है या नहीं है वो चेक करना है आपको मैट्रिक्स की दुनिया से। तो मैट्रिक्स की दुनिया का सिंपल सा रूल है, डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो आ जाए यूनिक नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो आए तो वो नॉन सिंगुलर है, यानी कि इन्वर्टेबल आना चाहिए, इन्वर्टेबल होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स ए जो बनी वो इन्वर्टेबल बनी तो ही यूनिक सॉल्यूशन है, तो ही सॉल्व करेंगे। और अगर वो नॉट इन्वर्टेबल बनी, नॉन इन्वर्टेबल कब बनेगी वो, जब वो उसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाए, तो फिर उसके आगे की कहानी अभी अपन देखेंगे। क्लियर है, टॉपिक इंट्रोडक्शन क्लियर है। हल्का सा उलझा हुआ टॉपिक है, लेकिन एक सिस्टम, एक अभी मैं आपको वो बता दूंगा, एक चार्ट बता दूंगा, उस चार्ट को फॉलो करोगे तो काफी सरल टॉपिक लगेगा आपको, और स्कोरिंग है ना, इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, चलो तो अब मैं नोट्स पे चलता हूँ, आपको क्या क्या नोट डाउन करना है। करीब करीब तो मैंने आपको देखो यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, इन दिस चैप्टर वी रिस्ट्रिक्ट अवरसेल्व्स टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशंस ओनली। ठीक है, तो ये चीज भी, ये चीज ही हम कह रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन डिटरमिनेंट, देखो ये आपको हेडिंग डाल लेनी है। उसके बाद फिर अपने को स्टार्ट कैसे करना है टॉपिक, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू और थ्री वेरिएबल्स। अब सर वो बात, सारी बातें आपकी ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन है। आप तो ये बताओ इक्वेशंस गिवन होगी उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे सबसे मेन मुद्दा तो ये है। तो देखो कन्वर्ट करने का सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल है। लेट से एक बार टू वेरिएबल वाली बात कर लेते हैं ना, तो उससे थोड़ी सी चीज क्लियर हो जाएगी। सो टू वेरिएबल में इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वैसे तो इधर होता है बट हाल फिलहाल के लिए मैं सी उधर डाल देता हूँ, कॉन्स्टेंट टर्म उधर डाल देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए वन बी वन, और दो होंगी, दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन गिवन होंगी, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू, उधर भी सी वन तो ये सी टू, ऐसा कुछ गिवन होगा आपको। आप मैट्रिक्स इक्वेशन मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये है आपका सवाल। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, एक, दो, तीन, चार, इसकी तो एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए नाम की, ए वन बी वन ए टू बी टू, क्या चीज हैं ये वेरिएबल टर्म्स के कोएफिशिएंट्स हैं, एक्स और वाई वेरिएबल टर्म्स हैं, उसके कोएफिशिएंट्स के आप ए मैट्रिक्स बना देंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक्स और वाई की एक मैट्रिक्स बनाएंगे, एक्स मैट्रिक्स, लाइक दिस, टू बाय वन की, एक्स वाई, फाइन। और फिर आप बी मैट्रिक्स बनाएंगे कांस्टेंट टर्म्स की, सी वन एंड सी टू की, कैसे, सी वन सी टू, यहां तक कोई डाउट। और अब आप इन तीन मैट्रिसेस को एक मैट्रिक्स इक्वेशन में पुट करेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी, ए एक्स इक्वल टू बी। अब आप ए एक्स इक्वल टू बी के हिसाब से इनको अरेंज करके देखो एक बार। ए क्या है बताओ, ए वन बी वन ए टू बी टू। एक्स क्या है बोलो, मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, है ना ये, एक्स वाई। फिर बी क्या है बोलो, सी वन सी टू, ऐसे ही रखोगे। तो आप मल्टीप्लीकेशन के रूल्स जानते हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ए वन इंटू एक्स यानी ए वन एक्स बोलो, प्लस बी वन इंटू वाई, बी वन वाई, और कंपेयर किससे होगा राइट साइड में, वो सी वन से। और फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू, चेक करो वही दो इक्वेशंस बनी जो गिवन थी। तो यानी कि इधर से देखो, स्क्रीन पे देखो, ए एक्स प्लस बी से ये इक्वेशंस बनाई जा सकती है ना, दैट मीन्स इन इक्वेशन से वो मैट्रिक्स इक्वेशन भी बनाई जा सकती है। ये एक प्रूफ था कि ए एक्स इक्वल टू बी अगर अपन रख देते हैं ऐसे डिवाइड करके इन
ये इन सारी चीजों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके अगर अपन ए एक्स प्लस बी में एक्स इक्वल टू बी में रख सकते हैं तो वो वही इक्वेशंस बनेंगी जो कि हमको गिवन है। यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम इस प्रकार से मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। डन। तो करीब करीब अब सारी बातें तय हो चुकी है कि कन्वर्ट कैसे करना है, चेक क्या करना है, वो सब ठीक है। तो अब देखो नोट्स में आ जाइए। फॉर दिस, इस काम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज टू बी अरेंज्ड इन द मैट्रिक्स फॉर्म। गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में हैज टू बी अरेंज इन द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म एज फॉलोज। ए एक्स इक्वल टू बी में इसको अरेंज करना है, जहां पर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, कुछ भी हो जाए, लाइक 2x2 है तो एक्स वाई, तो A1 B1 A2 B2। मान लो 3x3 है तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। और उससे ज्यादा अपन जानते नहीं, इसलिए 4 वेरिएबल हमारे कोर्स में नहीं है। समझ आया? सो ए एक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी या तो 2x2 की, डिपेंड करता है 2 वेरिएबल है, या फिर 3x3 की। वेयर ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स क्या लेने हैं आपको, वेरिएबल टर्म्स के कोएफिशिएंट्स लेने हैं। वेरिएबल टर्म्स एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स लेने हैं, A1 B1 A2 B2। ठीक है, ऑफ द गिवन इक्वेशन। बी मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्स वो कांस्टेंट टर्म्स लेने हैं। बी मैट्रिक्स क्या लेनी है, एक ऐसी मैट्रिक्स लेनी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनने वाली है 2x1 की या फिर 3x1 की। अगर 3 वेरिएबल का केस है तो 3x1 की बनेगी, अदरवाइज क्या बनेगी, 2x1 की बनेगी। देखो इधर देखो, ए एक 2x2 की मैट्रिक्स है, ए कैसी मैट्रिक्स है, 2x2 की। ठीक है, एक्स कैसी मैट्रिक्स है, 2x1 की। और इधर आ जाओ, बी कैसी मैट्रिक्स है, 2x1 की। तो चेक करो ये प्रोडक्ट जो है ये वैलिड है या नहीं है। देखो ये 2 से 2 मैच हो रहा है और आंसर 2x1 भी आ रहा है। अच्छा, 3x3 में ए बनेगी 3x3 की और वो 3x1 की, और आंसर भी क्या आएगा, 3x1। चेक करो ये प्रोडक्ट वैलिड है कि नहीं है, 3 से 3 मैच कर रहा है और आंसर 3x1 वैलिड है। ठीक है, सो क्लियर हो गया कि बी मैट्रिक्स में क्या मिलेगा अपने को, कांस्टेंट टर्म्स मिलने वाली हैं। ठीक है, ऑफ द गिवन इक्वेशंस। और एक्स जो है उसमें हम खुद उसको रख देंगे, किसको, वेरिएबल्स को रख देंगे, एक्स और वाई और जेड, जो भी वेरिएबल्स उसने यूज किए हैं। जनरली एक्स वाई जेड यूज करते हैं हम वेरिएबल्स के लिए। एक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2x1 और 3x1 डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन द गिवन इक्वेशंस। और इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, वेरिएबल्स इटसेल्फ, खुद वेरिएबल्स को इसमें डाल दो। ठीक है ना, क्लियर है? सच एज एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, जो भी वेरिएबल्स है खुद इसमें डालो। सो यहाँ तक क्लियर है? पहले तो कन्वर्ट करना सीख गया बा। अब बात आती है आगे की कहानी कैसे चेक करें। तो कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, कैसे चेक करते हैं। तो हम क्लास 10th में ही पढ़ के आए थे कि कोई भी लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम गिवन हो, वहां पे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते थे, क्योंकि 2 ही होती थी। अब यहाँ पे तो 2 से 3 भी हो रही है, 3 से 4 भी हो सकती है, तो सिस्टम नाम दे दिया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पेयर को। ठीक है, सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन पॉसिबली हैव 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये हम 10th का सीख के आए हैं। आगे बढ़ो। तो नाउ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। कंसिस्टेंट कब माना जाएगा, जब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। अब एग्जिस्ट कैसे करेगा, या तो यूनिक तरीके से या मैनी तरीके से। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन हो तो भी एग्जिस्ट करेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो तो भी एग्जिस्ट करेगा। एंड इट इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी नो सॉल्यूशन वाला केस इसमें आ जाएगा। ये सारी बातें अभी अपन ने डिस्कस कर ली और आप पहले से भी करीब करीब जानते थे, आपको रिवाइज करवा ली। आगे बढ़ते हैं। तो एक कंसिस्टेंसी का एक चार्ट बनाया हमने। कंसिस्टेंसी का चार्ट कुछ ऐसे बनाया है कि या तो सॉल्यूशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट होंगे या फिर इनकंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट होंगे तो भी 2 ऑप्शंस हैं, तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशंस होंगे या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट है तो एक ही ऑप्शन है, नो सॉल्यूशन। यहां तक सारी बातें क्लियर है? डन। अब सर वो सारी बातें हो गई, चेक कैसे करना है। मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, अब मैट्रिक्स का क्या चार्ट डालें, कैसे चेक करें कि ये गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो वहां से कैसे यूनिक सॉल्यूशन निकाले, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकाले। यूनिक सॉल्यूशन निकालना हमारा काम, ठीक है ना। कैसे निकालें, तो देखो बेटा, अगला टॉपिक है हाउ टू चेक द नेचर ऑफ सॉल्यूशंस। यानी कि आपको यूनिक, नो और मैनी, इसका नेचर चेक करना सीखना है यूजिंग मैट्रिसेस। यूजिंग मैट्रिसेस। अच्छा, मैट्रिसेस के बिना भी उसको चेक कर पाते थे अपन। याद करो क्लास 10th में A1/B1 इक्वल इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता था। जब नॉट इक्वल टू B1/B2 होता था यूनिक सॉल्यूशन, इक्वल टू B1/B2 होता था बट नॉट इक्वल टू C1/C2 होता था पैरेलल, नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों इक्वल होते थे तो इनफाइनाइटली। तो ये तो तरीका था 10th क्लास का। आज अपन मैट्रिसेस की दुनिया से चेक करेंगे कि ये है या ये है। ठीक है, देखो, suppose we are given a system of linear equations containing 2 equations in 2 variables और 3 equations in 3 variables। यही देगा, या तो दो इक्वेशंस देगा 2 वेरिएबल की, या 3 इक्वेशंस देगा 3।
सो फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो होगा, एल्गोरिथम क्या है इसका चेक करो। पहला काम, दी हुई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन में अरेंज करो, ए एक्स इक्वल टू बी। हो जाएगा ये काम इजीली, जहां पे मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑफ ऑर्डर 2 की या 3 की, और उसके अंदर वेरिएबल टर्म्स के कोएफिशिएंट्स होने चाहिए। बात पहले भी डिस्कस कर ली। अब सबसे अगला काम होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए निकल गया ना आपके पास, मैट्रिक्स ए बना ली ना आपने, हालांकि आपने एक्स भी लिख दिया, बी भी लिख दिया, लेकिन आप सबसे पहले ए को पकड़ो। सबसे पहले किसको पकड़ो, ए को पकड़ो। उधर जैसे किसको पकड़ते थे, ए1 बी1 ए2 बी2, नॉट इक्वल होता था तो यूनिक सोल्यूशन चेक करते थे 10th क्लास में। तो अभी वो सारे एलिमेंट्स ए में बैठे हैं, तो किसको पकड़ेंगे हम, मैट्रिक्स ए को, और सीधे सीधे इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ आया। एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या हुआ डर गया, कि एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया तो क्या करेंगे, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो ए नॉन सिंगुलर है, ओ ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और मेरा आंसर हो जाएगा सर यूनिक सॉल्यूशन, और प्रोसेस को कर देंगे स्टॉप। मतलब अभी आप कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हो, क्या चेक कर रहे हो, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी चेक करेंगे तो पहला हमारे माइंड में आएगा कि यार यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, इसको चेक करते हैं। क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं निकला, कुछ 0 के अलावा कुछ निकला, तो मैं कह दूंगा कि यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है, और मैं प्रोसेस को स्टॉप कर दूंगा, काम खत्म। उसने कंसिस्टेंसी पूछी थी, मैंने बता दी, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। लेकिन अगर वो 0 निकला, अगर वो 0 निकला, बट इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, तो इसका मतलब ए नॉन सिंगुलर नहीं है, अब ए सिंगुलर है, और इसका मतलब अब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो स्टेप नंबर 3 फॉलो करो। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यहीं पे स्टॉप कर दो, आगे कोई स्टेप नहीं है, आंसर आ चुका है आपका, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर वो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो स्टेप नंबर 3 फॉलो करो। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 है एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। क्या निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसको बी से मल्टीप्लाई करो। पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 में इसको बी से मल्टीप्लाई करो। अब इसका आंसर क्या आता है वो चेक करो। तो या तो इसका आंसर एक नल मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि अब ये मैट्रिक्स है, या तो इसका आंसर क्या आएगा, एक नल मैट्रिक्स आएगा या नहीं आएगा। अगर उसका आंसर एक नल मैट्रिक्स नहीं आया तो देखो हम हमेशा चीज नहीं आने पे पहले चेक कर रहे हैं। ऊपर भी अपन ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आने पे फोकस किया, तभी हम स्टॉप कर सकते हैं। यहां पर भी सेकंड स्टेप पे भी अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं आया, तो अपन प्रोसेस स्टॉप करके एक डिसीजन कह सकते हैं, और डिसीजन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। डिसीजन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं आया, कुछ भी मैट्रिक्स आई, 0 0 0 0 वाले एलिमेंट्स के अलावा कुछ भी और मैट्रिक्स बनी, तो मैं क्या कह दूंगा, नो सॉल्यूशन है, और नो सॉल्यूशन का आंसर मैं क्या कह दूंगा, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, उसके हिसाब से कह दूंगा। लेकिन अब ये भी नल मैट्रिक्स आ गया, लेकिन लेट से ये भी नल मैट्रिक्स आ गया, जैसे कि प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अगर या इतना काम हो गया तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। बट अगर ये भी नल मैट्रिक्स आ गया, इफ एडजेंट ऑफ ए इंटू बी भी क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, तो क्या करेंगे, तो अब अपन इस पोजीशन में नहीं है कि हम बता पाए, हम आंसर लिख के आएंगे। अब इसका नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस भी हो सकता है, इसके आगे हम नहीं बता सकते। इसके आगे तो फिर आप इक्वेशंस को सॉल्व करो, मैट्रिक्स की दुनिया से तो हम इतना ही बता सकते हैं। ठीक है, एक बार रिवीज करो, रिपीट करो। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर वो 0 नहीं आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए नॉन सिंगुलर है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और यूनिक सॉल्यूशन है, प्रोसेस स्टॉप। लेकिन दूसरा केस लेते हैं, अगर वो 0 आ गया तो ए सिंगुलर है, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, आप स्टेप नंबर 3 को फॉलो करोगे। स्टेप नंबर 3 क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। स्टेप नंबर 4 क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी को चेक करो, क्या वो नल मैट्रिक्स आया या नहीं आया। अगर वो नहीं आया, पहला काम नहीं आने पे करेंगे। अगर वो नहीं आया तो प्रोसेस स्टॉप, आंसर इज नो सॉल्यूशन, आंसर इज नो सॉल्यूशन। लेकिन वो भी नल मैट्रिक्स आया तो फिर तो भी प्रोसेस स्टॉप, लेकिन आंसर क्या है कि या तो नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हम आगे की कहानी नहीं बता सकते। डन, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसका एक चार्ट भी हम चाहें तो बना सकते हैं। प्रोसेस स्टॉप हो गया यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो अब बात आती है, ये सब तो हो गया, ये तो एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कंसिस्टेंसी चेक करने का क्वेश्चन। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व करो। तो सॉल्व कब कर सकते हैं, जब यूनिक सॉल्यूशन हो, उसके अलावा सॉल्व कर ही नहीं सकते। इससे पहले एक बार कंसिस्टेंसी चार्ट भी देख लो फटाफट से। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले जैसे कंसिस्टेंसी चेक करनी है आपको, है ना। ये इसमें नोटेड डाउन नहीं है, आप चाहो तो नोट डाउन कर लेना।
कंसिस्टेंसी निकालने के लिए पहला काम क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी में तो अरेंज कर ही दोगे आप, ए एक्स इक्वल टू बी में तो आप अरेंज कर ही दोगे। और यहां से अब आप क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे। यहां से आप क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के बाद दो बातें होंगी, या तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं आएगा, और या फिर आएगा, या फिर आएगा। नहीं आया तो प्रोसेस स्टॉप और आंसर इज यूनिक सॉल्यूशन। एंड प्रोसेस स्टॉप्ड भी लिख दो, प्रोसेस स्टॉप्ड, आगे कुछ नहीं करना। कंसिस्टेंसी चेक करने का प्रोसेस खत्म हो गया। अगर वो आ गया, अगर वो आ गया तो फिर आगे और भी करना है आपको काम। क्या, एक तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी निकालो। अब ये जो चीज है, ये या तो नल मैट्रिक्स आएगी, या तो ये इक्वल टू नल मैट्रिक्स होगी, इक्वल टू नल मैट्रिक्स होगी, या फिर नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स होगी। अगर वो नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। और प्रोसेस यहाँ पर भी स्टॉप हो जाएगा। प्रोसेस तो कह रही इस स्टेप पे आके स्टॉप होना ही है, अभी तो फाइनल स्टेप आ गई। और अगर वो इस वाली कंडीशन पे आता है तो अब दो बातें हो सकती हैं, या तो नो सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इस प्रोसेस पे इधर आते आते इधर भी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, और इधर भी प्रोसेस, इधर भी लिख देना प्रोसेस स्टॉप, इधर भी लिख देना, आगे कुछ नहीं करना, इधर भी इस केस में भी नहीं करना, उधर भी कुछ नहीं। तो ये चार्ट इसमें ड्रॉ नहीं है, आप चाहो तो ड्रॉ कर लेना, ठीक है ना। इधर भी लिख देना प्रोसेस स्टॉप, और इधर भी लिख देना प्रोसेस स्टॉप, ठीक है, डन। अब बात करते हैं कि सर सॉल्व करना तो बता दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे आ सकती है मैट्रिक्स की दुनिया से। ठीक है, हाउ टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस एंड डेटा। सबसे पहले तो हमको सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस तभी निकालना है अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो। यानी कि अभी अपन ने कंसिस्टेंसी चेक करी थी, तो पहला काम हो जाए ना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए और यूनिक सॉल्यूशन आ जाए, तो ही आपको सॉल्यूशन पे जाना है। अगर इधर का सारा काम हो रहा है तो आपको सॉल्यूशंस पे जाना ही नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ए एक्स इक्वल टू बी में अरेंज करेंगे। वो तो शायद आपने कंसिस्टेंसी चेक करते टाइम भी कर ही लिया होगा, है ना। ए एक्स इक्वल टू बी में कर दिया, कर दिया। अब सुनो ध्यान से, अब इस इक्वेशन के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करेंगे। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो इधर भी ए इनवर्स आ गया, इधर भी ए इनवर्स आ गया, आ गया। अच्छा बताओ मुझे, ए इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई। रीजन डाल दिया मैंने, ए इनवर्स ए इंटू क्या होता है, आई। और आई इंटू एक्स क्या होता है, एक्स। आई से किसी को भी मल्टीप्लाई करो, उसको दूसरे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एक्स इक्वल टू एक्स। सो एक्स ही तो चाहिए था आपको, एक्स वाई जेड ही तो चाहिए था। क्या आंसर दिख रहा है बताओ, ए इनवर्स इंटू बी। यानी कि आपको ए और बी के साथ गेम खेलना है, ए का इनवर्स निकालना है और बी से एज इट इज मल्टीप्लाई करना है। इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और इंटू आगे क्या लिखा हुआ है, बी। अब देखो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो एक्चुअली आपको एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई कराना है। इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी तो हर बार निकालना पड़ेगा। यूनिक सॉल्यूशन में आगे फर्दर प्रोसेस करके उसका आंसर निकालने के लिए निकालना पड़ेगा, और इन यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, इधर कंसिस्टेंसी चेक कर रहे हैं तो भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकला था। ठीक है ना, समझ आया। तो इस तरीके से हम लीनियर इक्वेशन इनटू ए। अच्छा यहाँ से एक चीज और समझो, देखो यहां से यहां आए तो हालांकि वो प्री मल्टीप्लाई का प्रोसेस पूरा फॉलो किया है आपने, लेकिन यहां से यहां आए तो क्या चीज समझे, जब मैट्रिक्स इधर उधर जाती है तो इनवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है, तो ये ए उधर जाएगी तो इनवर्स ऑफ ए इंटू बी हो जाएगी। हालांकि ये आया कैसे, प्री मल्टीप्लाई का पूरा प्रोसेस है, लेकिन आगे चल के एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको डायरेक्ट भी ए को उधर भेजना आना चाहिए। प्लस इधर ए प्री मल्टीप्लाई है ना एक्स से, तो उधर ए इनवर्स भी बी से प्री मल्टीप्लाई ही होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर एक्स ए होता, अगर इधर एक्स ए इक्वल टू बी होता, तो अब ए इधर से हटके उधर पोस्ट मल्टीप्लाई होती। लेकिन ए यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई हो रही है तो हटके उधर ए इनवर्स तो बनेगी, लेकिन प्री मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ऑल थिंग्स डन। सो मुझे बताओ यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। फाइनल फॉर्मूला क्या बना, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी, एक्स इक्वल टू एक्स मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी।
हम पहले ए इनवर्स निकालेंगे। हम देखो आपको ये चीज तो पता है ही सही कि जब भी अपन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल थ्री वेरिएबल कुछ भी सॉल्व करें, गेम तो हमको उसके कोएफिशिएंट्स के साथ ही खेलना पड़ेगा। तो उसके कोएफिशिएंट्स को दो मैट्रिसेस में डिवाइड कर दिया, वेरिएबल टर्म्स वाले ए में डाल दिए और कांस्टेंट टर्म्स वाले बी में डाल दिए। फिर वेरिएबल टर्म्स वाले जो बने वो स्क्वायर बने और इधर कांस्टेंट टर्म्स वाले रेक्टेंगुलर बने। फिर हमने वेरिएबल टर्म्स वाले जो ए बना उसका इनवर्स निकाला, जो आप पिछले एक्सरसाइज में निकाल के आए हो, 3/3 का 2/2 का। उसके बाद फिर हम उसको जस्ट बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर हमारे पास आएगा वही एक्स की, वाई की और जेड की वैल्यूज होंगी। ठीक है, डन, क्लियर। सो ये हमारा यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, इंट्रोडक्शन। थोड़ा क्विकली करें हम, लेकिन करा हमने डिटेल में। अब आप वीडियो को वॉच करके धीरे धीरे प्रोसेस को लिखोगे, तो लिखते हुए उस टाइम भी आप थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलना। अगर कोई डाउट हो तो कल पूछना। सो टुमारो वी कैन स्टार्ट द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर विच इज व्हाट 4.6 है यहाँ। तो इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेना। यहाँ तो 4.6 है, आपकी 4.5 है। तो देखो ऊपर तो केवल एग्जामिन करनी है कंसिस्टेंसी 1 से 6 में, और उसके बाद फिर सॉल्व करना है। कंसिस्टेंसी एग्जामिन करने में भी 2/2 3/3 दोनों है, और सॉल्व करने में भी 2/2 3/3 दोनों है। एंड बाद में फिर वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, चेक करो एक आध। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले इक्वेशंस में कन्वर्ट करो, इक्वेशंस को फिर मैट्रिक्स से मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करो, एंड मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करके फिर वर्ड प्रॉब्लम का आंसर। ठीक है, ये सारा काम कल करें। ठीक है, अच्छा। अच्छा, मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसका उसमें जो क्वेश्चंस हैं और उसमें प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो आप सेलेक्ट करके रखो कि हमारे पास कितने और उसमें से क्या क्या ओमिटेड है, क्योंकि इसकी मिसलेनियस काफी लंबी चौड़ी है। तो हम पहले से क्लियर हों कि हम कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।